गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम साइंस के लेसन 1 का जो है रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक समीकरण को जब वर्बली सेंटेंस या वाक्य के रूप में जब बोला जाता है तो वो बहुत लॉन्ग फॉर्म में होता है। लाइक हम बोलें, जैसे हम बोलें कि मैग्नीशियम रिबिन को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। या फिर ये बोला जाए कि कार्बन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराई गई तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो इस तरह पूरे वाक्य के रूप में इसे लिखने उसे जो लिखना होता है वो बहुत लॉन्ग फॉर्म हो जाती है, और इसे शॉर्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, इसे संक्षिप्त में प्रदर्शित करने के लिए इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखा जाता है। तो शब्द समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिखने का सबसे सरल तरीका होता है। जैसे आपने अभिक्रिया ली कि कार्बन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराई गई तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। इसे अगर शब्द समीकरण के रूप में लिखा जाए तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो हमेशा एक LHS, एक लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में होती है, और एक RHS एरो की जो होती है, एरो की के बाईं तरफ वाला जो भाग होता है वो LHS कहलाता है, और जो एरो की के दाईं तरफ वाला भाग होता है वो उसका RHS वाला पार्ट होता है। एरो की के बाईं तरफ वाला पार्ट होता है, उसमें जो भी तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक मतलब आपस में अभिक्रिया करने वाले तत्व। और एरो की के दाईं तरफ वाले जो भी तत्व बनते हैं या जो यौगिक बन रहा है, जो हमें प्राप्त हो रहा है, वो उत्पाद कहलाता है। अभिकारकों के आपस में अभिक्रिया करने के फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद। इस उत्पाद को हमेशा एरो की के दाईं तरफ ही प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ बच्चों एक प्लस का साइन देखने को मिलता है। ये प्लस का साइन लेफ्ट हैंड साइड भी मिल सकता है और राइट हैंड साइड भी मिल सकता है। इसका मतलब होता है कोई भी दो तत्व आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं या उनके अभिक्रिया करने से एक या एक से ज़्यादा उत्पाद में प्राप्त कर रहे हैं। बीच में एक एरो की का साइन होता है। ये एरो की का साइन रिप्रेजेंट करता है अभिक्रिया की दिशा को, कि अभिक्रिया की दिशा आगे की ओर बढ़ रही है। अब इससे भी ईजीएस्ट वे में यदि किसी अभिक्रिया को लिखा जाए जो बहुत आसानी से लर्न भी हो जाती है और उपयोग में भी आ जाती है और समझ में भी आ जाती है, तो उसमें शब्द समीकरण, शब्दों के स्थान पर उस जो भी अभिकारक और उत्पाद होते हैं उन्हें रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिससे उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। तो यदि शब्दों के स्थान पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र से प्रदर्शित करें तो उसे आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कार्बन का प्रतीक होता है C, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक होता है CO2। तो जो कार्बन होता है उसे रिप्रेजेंट किया गया C से, ऑक्सीजन O2, और जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। ये इसका रासायनिक सूत्र है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया बनाई जाती है या लिखी जाती है तो उस समय ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है कि उसके LHS में प्रेजेंट रिएक्टेंट जो अभिकारक हैं और RHS में प्रेजेंट जो उसके उत्पाद हैं, उनमें जो उनके जो जितने भी तत्व उपस्थित हैं उनके परमाणुओं की जो संख्या है वो बिल्कुल समान होनी चाहिए। मतलब वो जो अभिक्रिया है, वो जो समीकरण है वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। जैसे मैं इस अभिक्रिया को अगर देखूं तो यहाँ LHS में कार्बन एक तत्व के एक परमाणु प्रेजेंट है, एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट में देखिए, उत्पाद में देखिए, तो भी कार्बन का 1 एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है। मतलब ये जो हमारी अभिक्रिया है ये क्या है? संतुलित है। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो संतुलित नहीं होती है, तो उन्हें सही फॉर्म में बताने के लिए उनको संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे हम। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया बनती है या लिखी जाती है तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो बिल्कुल संरक्षित रहता है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। 9th में आप पढ़ के आए हो द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
क्या बोलता है ये नियम कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो द्रव्यमान होता है उसको ना तो आप निर्माण कर सकते हो और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। ये जो पूरी अभिक्रिया है, इसका जो भी मास है, जो भी इसका द्रव्यमान है, वो बिल्कुल संरक्षित रहता है। ना तो उस द्रव्यमान को आप ऐड करके बढ़ा सकते हो और ना ही उस द्रव्यमान को कम करके आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये बिल्कुल इक्वल होगा दोनों। जैसे कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक, यदि हम इसका द्रव्यमान करें तो देखो कार्बन का एटॉमिक वेट 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है और इसका एटॉमिक वेट 16। सेम थिंग, कार्बन का 12, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल का हो गया 32। यहाँ आप इसे 12 प्लस 32 ऐड करेंगे तो इट इज़ 44 और अगेन ये भी क्या हो जाएगा 44। तो हमने देखा कि इनका जो मास होता है वो बिल्कुल द्रव्यमान जो बिल्कुल संरक्षित है। जो रिएक्शन होने से पहले, अभिक्रिया होने से पहले भी इसका जो कार्बन और ऑक्सीजन था उनका द्रव्यमान 44 था। अगर टोटल करें तो यहाँ भी जो उत्पाद बन रहा है उसका भी द्रव्यमान क्या निकला 44। तो यानी जो मास होता है ये बिल्कुल संरक्षित रहता है। इसे हम कैसे कह सकते हैं कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हमेशा इक्वल होता है उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे हम। एक एग्जाम्पल लिया है हमने, आयरन को रिएक्ट कराया है वाटर के साथ, आयरन का ऑक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। आयरन दैट इज़ Fe, वाटर H2O, Fe3O4 इससे बन रहा है उत्पाद के रूप में और हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब सबसे पहला जो आपको चरण फॉलो करना है, जो आपको याद रखना है, वो क्या करना है कि जो भी हमारे रासायनिक सूत्र होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उन्हें एक बॉक्स के अंदर पैक कर देते हैं, बिल्कुल इस तरह। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए हमें उसके आगे नंबर ऐड करने पड़ते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तत्व को जब आप बैलेंस कर रहे हैं तो आपको इस बॉक्स के अंदर किसी तरह की किसी भी तत्व का नंबर ना कम करना है ना बढ़ाना। यहाँ अगर 2 है तो आप इसे बैलेंस करने के लिए इसे 1 नहीं कर सकते, इसे 3 नहीं कर सकते। इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। आप इस 3 को ना रिमूव कर सकते हैं ना ऐड कर सकते हैं। इसी तरह इस 4 को भी नहीं छेड़ सकते। आपको जो भी नंबर ऐड करने हैं या जो भी नंबर लगाने हैं वो आपको इस बॉक्स के आगे की तरफ लगाने हैं। इस बॉक्स के अंदर आपको किसी तरह की कोई भी नंबर ऐड नहीं करनी है। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ नंबर लगाएंगे, यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। इसके अलावा आप इसको अंदर नहीं छेड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले इन्हें बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट इनको बैलेंस करते समय किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना करे। सेकंड, इसे टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया जाता है। कैसे टेबल बनानी है आपको सबसे पहले इस पूरी रिएक्शन में उपस्थित तत्व ले लेने हैं। कौन कौन से तत्व प्रेजेंट है? एक Fe है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ भी आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो पहला तत्व हमने ले लिया Fe, सेकेंड हमने ले लिया हाइड्रोजन, थर्ड हमने ले लिया ऑक्सीजन। अगली टेबल में हमें क्या बनाना है कि जो अभिकारक होते हैं, LHS साइड में अभिकारक प्रेजेंट है ना, इनमें ये जितने भी तत्व हैं इनके कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो देखो बच्चों, इसको देखना, सिर्फ LHS वाले पार्ट को देखना, हमें सिर्फ ये देखना है ना। तो Fe इसको मत देखना, अभी हमको ये नहीं देखना है। अब आप देखिए बताइए LHS में Fe के कितने एटम प्रेजेंट है? एक ही है, कोई नंबर नहीं है इसके आगे, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 1। हाइड्रोजन के कितने प्रेजेंट है? हाइड्रोजन के नीचे क्या ऐड हो रहा है? 2 लगा हुआ है ना। तो हाइड्रोजन के कितने प्रेजेंट है? 2। ऑक्सीजन के कितने प्रेजेंट है? कोई नंबर नहीं है इसके भी आगे पीछे। ऑक्सीजन कितना है? 1। अब हमें इसी तरह उत्पाद में उपस्थित परमाणु देखने हैं। अब आप इसे क्लोज कर लेना, इससे नहीं देखना आपको। उत्पाद में Fe कितना प्रेजेंट है? Fe के नीचे 3 आ रहा है, 3। ऑक्सीजन 4 आ रहा है, 4। ये हमारा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है ना, इसके आगे 4 लिखना। और हाइड्रोजन के नीचे कितना आ रहा है? 2। तो हमारा हाइड्रोजन कितना है? 2। तो इस तरह हमें इनको पूरा टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। तत्व ले लेने हैं, उसमें कितने प्रेजेंट, उपस्थित परमाणु कितने प्रेजेंट है LHS साइड में और कितने RHS साइड में प्रेजेंट है। अब आप इस टेबल को देख के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। देखो LHS में आयरन का 1 मॉलिक्यूल है जबकि इधर 3 है। हाइड्रोजन बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 आ रही है और इधर 4 आ रही है। तो हमें ऑक्सीजन को और आयरन को दोनों को क्या करना है? बैलेंस करना है। थर्ड, जब हम स्टेप फॉलो करते हैं तो अक्सर
हमेशा नहीं बोल सकते, लेकिन अक्सर आपको सबसे पहले उसी तत्व को बैलेंस करना है जिसके एटम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। थोड़ा बहुत रिएक्शन के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं नियम, लेकिन अधिकतर हमें यही करना है। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा एटम किसके प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के। तो हमें सबसे पहले क्या पिक आउट करना है, ऑक्सीजन। थर्ड स्टेप में मैंने ऑक्सीजन को पिक आउट कर लिया, ये मेरा ऑक्सीजन। LHS में कितनी प्रेजेंट है, 1। RHS में कितनी प्रेजेंट है, 4। अब जब भी आप किसी अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे तो उस अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए आपको नंबर को जो भी नंबर आप ले रहे हैं उससे आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। ना तो आपको नंबर ऐड करना है और ना ही आपको कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। ऑलवेज भी रिमेंबर, आपको हर नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो RHS में अगर 4 ऑक्सीजन है तो ना तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, कम तो हम कर ही नहीं सकते। और LHS में हमारे पास 1 है, तो आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, आप इसमें 3 ऐड नहीं कर सकते। तो किस तरह से हम 1 को 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। जब आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 4। तो क्या किया हमने बच्चों, देखो LHS में जो ऑक्सीजन थी उसमें 4 मल्टीप्लाई किया है, 4 लगाया है। तो ये हमारा LHS वाला पार्ट है। यहाँ सिर्फ LHS को देखना, आपने LHS को छेड़ा है ना, RHS को नहीं देखना। LHS में किसके आगे 4 लगाया है, ऑक्सीजन के आगे। अब देखिए LHS में ऑक्सीजन कहाँ है, ये रही, ये हमारी ऑक्सीजन है LHS में। ब्रैकेट बंद है, अंदर हमको कुछ नहीं करना है, तो इस 4 को हमें कहाँ ऐड करना पड़ेगा, H2O के बाहर। ठीक है, ये 4 हमने यहाँ ऐड कर दिया, बाकी हमारी इक्वेशन सेम है। अब यहाँ एक चेंजेस हमें देखने को मिलेगा कि अब तक जो LHS में हमारी हाइड्रोजन 2 थी, जैसे ही यहाँ हमने 4 ऐड किया तो हमारी हाइड्रोजन कितनी हो गई। मैंने आपको बोला ना, ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ है 2 और यहाँ 4, तो हमारी हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4 2 जा 8। अब LHS में हमारी हाइड्रोजन हो चुकी है 8। तो अब हमें किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। देखिए अब हम हाइड्रोजन का एटम ले लेते हैं। 4th स्टेप, हाइड्रोजन का परमाणु H। LHS में कितनी हो गई, 4 दूनी 8, और RHS में हमारे पास कितनी हाइड्रोजन है, 2। अब आपको बैलेंस करना है RHS को। RHS में 2 है और हमें कितना लाना है, 8। 2 को 8 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके करना है ना, 6 ऐड मत करना। जब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। तो यहाँ हमने LHS को नहीं छेड़ा है बैलेंस करने के लिए, किससे छेड़ा गया, RHS को। तो अब आप इसे ऐसे का ऐसे रहने देना, RHS में छेड़ना है, किस बैलेंस किसे किया है, हाइड्रोजन को। RHS में हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ। क्या ऐड किया, 4। तो हमें यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या लेना है बच्चों, 4। तो अब हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखिए ये सेम, ये हमारा RHS, यहाँ हमने हाइड्रोजन के आगे क्या लगा दिया, 4। ये हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हमारा थर्ड एलिमेंट था आयरन। आयरन जो था हमारा LHS में था 1 और RHS में था 3। अब हमें इससे बैलेंस करना है। ये हमारा आयरन LHS में 1, RHS में 3। इससे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम थिंग, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब आपको RHS को नहीं छेड़ना है, किससे छेड़ा है हमने, LHS को। किसके आगे 3 लगाया है, Fe के आगे। ये हमारा LHS, इसमें ये रहा Fe। तो हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पे हमें 3 ऐड करना है। तो हमारी रिएक्शन अब क्या हो गई, 3 Fe, वाटर के आगे 4 लगा हुआ था, ये सेम आ जाएगा, इसे हमें नहीं छेड़ना, और ये H2 के आगे 4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें जो ब्रैकेट्स है ये रिमूव करने हैं। इन ब्रैकेट्स को रिमूव करने के बाद हमें ऑक्सीजन जो पूरी हमारी रिएक्शन है इसे ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हुए सबसे पहले काउंटिंग करनी है कि हमने जो ऐड किया है, जो भी हमने लगाए हैं, ये नंबर्स जो हमें लगाए हैं, इसके बाद हमारे जो एलिमेंट्स है वो एटम जो है वो सेम आ रहे हैं। देखो ये हमारी रिएक्शन है। अब आप देखना LHS में आयरन कितना हो रहा है, 3। ये आयरन है 3। सेम RHS में आयरन कितना आ गया, 3। बैलेंस है। चलिए हाइड्रोजन LHS में 4 2 जा 8, RHS में 4 2 जा 8 आ गई दोनों तरफ, ये भी बैलेंस है। LHS में जो हमारी ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन के आगे 4 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4। RHS में जो हमारी ऑक्सीजन आ रही है वो भी देखो O के नीचे 4 है और कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ये भी कितनी हो गई, 4। तो ये हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। तो अब ये जो हमारा समीकरण है ना बेटा, ये समीकरण संतुलित समीकरण है, और ये जो पूरा मेथड हमने अप्लाई किया है इसे संतुलित करने के लिए इसे बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल विधि।
नेक्स्ट जो हम स्टेप फॉलो करते हैं वो होता है कि जो भी आपने इक्वेशन लिखी है वो कौन सी, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसकी भौतिक अवस्था क्या है, उस भौतिक अवस्था के द्वारा हमें उसके जो सिंबल होते हैं वो लिखने होते हैं भौतिक अवस्थाओं के। कैसे? जैसे हमारा आयरन जो था वो सॉलिड स्टेट में था, तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे? एस। सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर जो था, वैसे तो वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है बच्चों, एल लिखा जाता है उसके आगे, लेकिन इस रिएक्शन को करते समय हमने वाटर को स्टीम, भाप के रूप में यूज़ किया है, और भाप के रूप में यूज़ करने के कारण यहाँ वाटर के आगे क्या आ जाएगा? जी, गैशियस फॉर्म में। आयरन का जो ऑक्साइड हमें मिला है वो सॉलिड फॉर्म में है, अगेन ऐसा जाएगा, और जो हाइड्रोजन बनी है वो गैसियस फॉर्म में मिली है, इसके आगे हमें क्या लिखना है? जी। इस तरह से भौतिक संकेत लिखते हुए इस अभिक्रिया को आपको पूरा करना है। और भी अभिक्रिया होती है जिसमें हम किसी में उसके ताप को रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी में उसके दाब को रिप्रेजेंट किया जाता है, उत्प्रेरक के द्वारा उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हर एक अभिक्रिया का अपना अलग अलग होता है। जैसे हमने नेक्स्ट अभिक्रिया ली, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में थी उसे हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में अगेन उसके साथ जब रिएक्ट करा तो हमें CH3OH जो मिला वो लिक्विड फॉर्म में मिला। और यहाँ देखो एरो के ऊपर आपको एक नंबर नज़र आ रहा है 340 ATM। इसका मतलब 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब 340 वायुमंडलीय दाब के प्रेजेंस में ये अभिक्रिया कंप्लीट हुई है। इसी तरह कुछ एरो कीज के ऊपर हमें कुछ उत्प्रेरक लिखे हुए मिलते हैं, जैसे यहाँ है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, या फिर हमें निकल उत्प्रेरक मिलेगा, कॉपर मिलेगा, यानी ये निकल या कॉपर के प्रेजेंस में यह अभिक्रिया हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के मॉलिक्यूल से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो वो ग्लूकोज और वाटर का मॉलिक्यूल बना लेता है। ठीक है, इस तरह से सभी अभिक्रियाओं को संतुलित करते हुए उन्हें लिखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल के हमारे वीडियो में करेंगे। कुछ रिएक्शंस और लेते हुए उन्हें बैलेंस करने की हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।